वालेकुम, मैं अंबर अली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से। जैसा कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद अमीन आपके सामने है। सलामुअलैकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप ये बताइए, इतने अरसे से माशाल्लाह आप स्टॉक मार्केट में हैं, क्या देखते हैं आप? क्या खोया क्या पाया? मार्केट को आप कहाँ देखते हैं और किस तरह देखते हैं और क्या चल रहा है मार्केट में, इसकी हमें अपडेट दीजिए। देखिए, मार्केट में तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी इस वक्त मार्केट के अंदर तीसरी नस्ल चल रही है। हमारे दादा भी थे, वालिद भी थे और मैं भी हूँ, हमारे मतलब भाई वगैरह के बच्चे भी हैं। तो मार्केट में मेरे तकरीबन समझ लो कि पैदाइश ही है। और यहाँ तो मैंने काफ़ी लोगों को बनता हुआ देखा और गवाते हुए देखा। और इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने आवर लिमिट बाइंग की या आवर लिमिट काम किया, वो तो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सके और मार्केट से आउट हो गए। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, वो लोगों ने वक्ती तौर पे बुरे हालात देखे, मगर फिर बहुत बड़ी सक्सेसफुल हुए, बहुत कामयाब हुआ, बहुत अच्छा कमाया। और यहाँ से इन्वेस्टमेंट को निकाल कर प्रॉपर्टी में ले गए, रियल इस्टेट में या कोई और बिजनेस किया, तो वो कामयाब हो गए। और जिन लोगों ने यहाँ से एग्जिट नहीं हुए, मतलब जो इनको प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट को बाहर नहीं लेके, तो वो फिर दोबारा धुल गए। तो क्यों ये एक सर्कुलर है, घूमता रहता है, अप होता है डाउन होता है, अप पे निकलना होता है, इस डाउन पे दोबारा इन होना होता है, मगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो फिर दोबारा फंस गए। सर, आपने कहा था कि डॉलर 140 हो जाएगा, जो कि 200 हो गया है। तो अब आप कहाँ देखते हैं मार्केट को और आपने किस उस पर प्रेडिक्शन की थी? आप हमें इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं इसको आपको पूरी ब्रीफिंग दे देता हूँ। मैंने डॉलर का कहा था कि डॉलर का रेट कम होगा। उस वक्त डॉलर का 189 था और वहाँ से 181 तक आया। अच्छा, ये कि इसके साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होती है तो डॉलर हमारा गिर जाएगा। मगर ये कि क्रूड ऑयल की कीमत उस वक्त 100 के प्लस के या 100 के करीब करीब थी, मगर इसके बाद 114 हो गई, 114 डॉलर हो गई। तो ये कि जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाती है तो हमारा इंपोर्ट ऑयल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और दूसरी की जो नई हुकूमत आई थी और उसके साथ एक अज़म आया था कि डॉलर को जो मुल्क में जो बाहर पड़े हुए टेक्सटाइल वालों के एक्सपोर्टर के, वो भी लाएंगे और तमाम कारोबारी हजरात वगैरह से रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉलर मुल्क के ख़जाने में जमा कराएं। तो ये चीज़ एक पॉसिबल थी उस वक्त। पर इसके बाद ये कि एक पॉलिटिकल हालात कुछ चेंज हुए और जो साबका जो हुकूमत है उसका अपना बहुत असर वसूख दिखाया कि पॉलिटिकल के इस हुकूमत को, जो नई हुकूमत है उसको काम नहीं करने दिया, तो इसकी वजह से पूरा अनसर्टेनिटी हो गई। तो अनसर्टेनिटी हो गई तो कि जो मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टर आ रहे थे वो इन्वेस्टर आए नहीं बल्कि एग्जिट हो गए। टेक्सटाइल वालों के, हमारे एक्सपोर्टर के अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, हमारे बिजनेसमैन के अरबों डॉलर पड़े हुए, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के पैसे काफ़ी काफ़ी डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। अब ये जब ये डॉलर की जब सोशल मीडिया पे या प्राइवेट चैनल के अंदर ये बात आ रही है कि डॉलर 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, तो मुल्क के अंदर डॉलर कौन लाएगा? कोई भी नहीं लाएगा। तो इसके लिए एक कौमी सोच रखनी चाहिए। कौमी सोच होगी कि डॉलर डाउन होगा तो लोग जिनके पास डॉलर का स्टॉक किया होगा वो खुद डॉलर लाएंगे, जो एक्सपोर्टर है वो भी मुल्क के अंदर लाएंगे। तो अब ये जो सोशल मीडिया है, जो जाली सोशल मीडिया कहलाती है, या ये जो अनसर्टेनिटी फैलते, मुल्क से जो मोहब्बत नहीं करते, लीडर से मोहब्बत करते हैं और मुल्क की वफादारी नहीं है, तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। जब तक मुल्क की वफादारी नहीं होगी तो हमारा डॉलर बढ़ता जाएगा और रुपया भी गिरता जाएगा। जब मुल्क से वफादारी होगी तो रुपया खुद ब खुद ऊपर जाएगा और स्टॉक मार्केट और दूसरे और कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे। तो सर, ऐसे में आप इन्वेस्टर को क्या मशवरा देंगे? आप इन्वेस्टर के लिए क्या वो कहेंगे कि वो इन्वेस्ट करें? देखिए, इन्वेस्टमेंट का तो मैंने पहले ही कहा था, मगर वहाँ से मार्केट चली भी। और जो मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटिकल हालात की वजह से मार्केट डिस्टर्ब हो गई। अब कंपनियों के आप देखें कि रिज़ल्ट, तारीख की रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़ा रिज़ल्ट नहीं देखा कि एक एक कंपनी का 100 के ऊपर प्लस अर्निंग आ रही है। हालांकि मार्केट में जो काम करते हैं उनको ये थे कि जो ऑयल कंपनी के, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मल्टीपल पे चलता है। इनकी अगर 2 रुपये अर्निंग होती है तो इनका इनसे 6 गुना रेट ज़्यादा होता है। अब ये कि जो गवर्नमेंट के जो शेयर हैं, जैसे पीएसओ, पाको, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, उनकी इतनी अच्छी अर्निंग आ रही है, उनकी जो मल्टीपल पे देखा जाए तो 6-8 की बनती है, मगर उसके बावजूद वही मल्टीपल है, क्योंकि इनके पास पे आउट नहीं है। इनके इनके प्रॉफिट है, इनके प्रॉफिट है बुक के अंदर है। इनको गवर्नमेंट से सर्कुलर डे में पेमेंट लेनी है, वो पेमेंट गवर्नमेंट को दे नहीं रही। अगर उनको देगी तो ये बहुत बड़ा डिविडेंड देंगे और जो ज़्यादातर डिविडेंड है गवर्नमेंट को खुद को जाएगा।
तो ये जो पिछली हुकूमत ने ये पॉलिसी चलाई थी कि हम ऑयल मार्केटिंग को सर्कुलर डेट की पेमेंट करेंगे तो ताकि वो बड़ा डिविडेंड दे सके, मगर वो बदनसीब से हुकूमत ही नहीं रही। तो अब तो कि नई हुकूमत आए तो उसी पॉलिसी पे चले जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या हमारे मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आने वाले हैं जो हमारे एशिया की सबसे चीप मार्केट में चले गए। ये पहले हमारी मार्केट बहुत अच्छी थी, एशिया की अच्छी मार्केट में शुमार होती थी, तो हमारी करेंसी डाउन हो गई, इसकी वजह से हमारी मार्केट अच्छी मार्केट से निकल के एशिया की बैड मार्केट में चले गए। तो उसकी भी बाइंग अभी खरी हुई है, तो उसकी बाइंग भी आना शुरू हो जाएगी जब तक हमारा रुपया स्टेबल नहीं होगा। अब ये कि जो हुकूमत है और अपोजिशन है ये मिल के साथ चलें, मुल्क की सोचें, तो ये तमाम सिचुएशन इस वक्त जो मुल्क जो जितने बहरान से गुजर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सर, कुछ नए इन्वेस्टर ये भी जानना चाहते हैं, अगर इस सवाल का आप जवाब देना ज़रूरी समझें तो आप ये बताइए, शेयर्स में सेटलमेंट किस हद तक होती है? इसका मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी, और क्या होती भी है कि नहीं? सेटलमेंट मतलब ये अब ये देखा, एक बिटकॉइन की करेंसी के बारे में ब्लूमबर्ग पे रिपोर्ट आई थी कि बिटकॉइन जो जिन मुल्कों ने काम किया वो गरीब कंट्री थी और लालच के अंदर काम किया। जैसे इसमें सबसे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की, सेकंड थी तंजानिया की, और थर्ड थी पाकिस्तान की। ये इनके सब के पैसे डूब गए, ये इन्होंने लालच की और इन जाली करेंसी बिटकॉइन जो था डिजिटल करेंसी कहलाती थी उसमें इन्वेस्टमेंट की, और इनकी 100% इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो हमारी मार्केट जाली तो नहीं है, हमारे पास पीछे पीछे इंडस्ट्री है, पूरी पूरी इदारे हैं, रजिस्ट्रेशन होती है, एसएससी में रजिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होती है, और बाकायदा इसके बैंक से लेती देती थी, बैंक से लेना देना होता है। और सीडीसी है, जो हम शेयर वगैरह ख़रीदते हैं वो हमें सीडीसी में हमारे अकाउंट के अंदर आते हैं और इन होते हैं, और उसके 2 दिन के बाद हम शेयर अगर सेल करते हैं तो हमारे को पेमेंट मिल जाती है। तो ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं होता जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, कि आपके जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जो आपके जो अगर आप नफ़ा नुकसान तो अल्लाह की मर्ज़ी है, जो भी आपको जो भी जिस रेट में आपने शेयर बेचा वो कमीशन काट के आपको चेक मिल जाता है। तो ये ऑन द स्पॉट काम होता है। तो इसके बावजूद भी यहाँ मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। सबसे बड़ी जो बदनसीबी की बात है कि हमारे जो म्यूचुअल फ़ंड है वो स्टॉक मार्केट से निकल के फ़िक्स की तरफ जा रहे हैं, और हालांकि वहाँ इतना बड़ा रिटर्न नहीं है, छोटा सा रिटर्न है, वैसे 15% 20%, और स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड ने 300% 400% भी प्रॉफिट किया है। तो वो बाइंग का जो टाइम है वो यही है, मगर खैर अभी हालात के हिसाब से वो भी जा रहे हैं क्योंकि उनको भी पे आउट देना पड़ता है अपने इन्वेस्टरों को, तो वो जा रहे हैं, सही है, मगर 100% ना जाएँ, 20 से 25% 40% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखें। इंशाल्लाह जो अभी नई हुकूमत आई है वो अच्छे काम कर रही है, और अगर जब तक ये पॉलिटिकल हालात या IMF के जो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो हमारी मार्केट आपको यहाँ से 50 से 55 हज़ार रुपये मिलेगी, और ये यहाँ से रेट डबल हो जाएंगे। तो इस पर भी तैयारी करें, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें। आप वक्ती तौर पे आपको तकलीफ़ हो रही है और वक्ती तौर पे आप लॉस भी देख रहे होंगे, मगर इंशाल्लाह लंबी लॉन्ग प्लानिंग करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने यही देखा है कि यहाँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है वो लॉस नहीं करता, प्रॉफिट ही करता है। क्या सजेशन देना चाहेंगे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों को, जो इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं उनके लिए आप सजेशन क्या देना चाहेंगे सर, ताकि उनका नुकसान भी ना हो? देखिए, मुझे तो पर्सनली जो इस वक्त जो है रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर जो हमारे जो इंपोर्ट करते हैं, खाम वाला में इंपोर्ट करते हैं, और हमारी अपनी जो कंपनियां वो खुद इंपोर्ट कर रही है, इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जैसे नेशनल रिफाइनरी है और अपने पाकिस्तान रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है, आज ये दो नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी सऊदी अरब से इंपोर्ट करती है, और ये डीजल बना रही है, यूरो 5 बना रही है, फर्नेस ऑयल बना रही है, और ये सेल करती है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को। अगर इनकी पेमेंट लेट हो जाती है तो पहले इनको 7% मार्कअप मिलता था, अब इनको मार्कअप 15% मिल रहा है, तो इनकी अदर इनकम भी हो जाती है। अगर पेमेंट लेट भी हो जाती है तो इसका इनको रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है, तो ये इनकी अदर इनकम भी बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे आपने पाकिस्तान रिफाइनरी का देखा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, ये इसलिए रिज़ल्ट अच्छा आया कि इनकी अदर इनकम बहुत अच्छी हो गई, इनको मार्कअप बहुत अच्छा मिला। तो इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा है कि दूसरी ऑयल मार्केट के अलावा सीमेंट सेक्टर है। जब इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कोल है, इनके प्राइस कम हो जाएंगे तो सीमेंट सेक्टर के अंदर बूम आ जाएगा। वैसे भी अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है उसने ऐलान किया था कि हम बादशाह डैम को
28 के बदले 2023 तक कंप्लीट कर लेंगे। जब 2023 तक कंप्लीट करेंगे तो सीमेंट की ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डैम बन जाएगा तो हमारा एनर्जी क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा और लिक्विडिटी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, क्योंकि अगर जो कंपनी काम करेगी वो भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो हर सेक्टर के अंदर बूम आ जाएगा। तो ये अनसर्टिलिटी ख़त्म होने के बाद सब आएगा। तो ये मैं हुकूमत पाकिस्तान या हमारी आवाम से ये बार बार यही कह रहा हूँ कि आप मुल्क का सोचें, लीडर का ना सोचें। देखो, मुल्क रहेगा तो सब रहेंगे, हम रहे ना रहे, लीडर रहे ना रहे, मुल्क तो रहेगा। अब जब मुल्क रहेगा तो हमारी नस्लें भी मुल्क के अंदर ही रहेगी। तो ये सोचें।